नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल राह सक्सेस की प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। और आप सब कैसे हैं? यूपीएससी का एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है और पीसीएस के एग्ज़ाम में भी समय बचा हुआ है, इसलिए आप एक क्रमबद्ध तरीके से जो भी यहाँ क्लासेस जिस सब्जेक्ट की चलाई जा रही हैं, जल्दी से जल्दी इसे एक नज़दीक डायमेंशन तक पहुँचा कर टॉपिक के फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट शुरू किया जाएगा। तब तक के लिए आप रिवीजन करते रहिए। हम बेसिक जो संविधान की अंडरस्टैंडिंग है, जो बेसिक जो संविधान का दर्शन पाया जाता है, जिनमें वह टॉपिक हम यहाँ कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं। और कल हम फंडामेंटल राइट शुरू किए थे, उसका पार्ट 1 में कुछ हम बताए थे आपको कि अधिकार क्या है, मौलिक अधिकार किसे कहा जाता है। दरअसल आज आर्टिकल को प्रारंभ करने से पहले हम कुछ अन्य अधिकारों को भी, उनकी शब्दावलियों के बारे में भी, जो आप 11th की अगर एनसीईआरटी 12th की पढ़ेंगे तो उसमें भी ये बातें कही गई हैं और लिखी गई हैं। इसलिए किसी भी टॉपिक को शुरू करने से पहले हमें उसके मूल जो शब्दावलियाँ हैं, उसकी टर्मिनोलॉजी है, उसके अर्थ को सही रूप से समझ लें, ताकि आगे जब हम शुरू करेंगे फंडामेंटल राइट तो वहाँ जो शब्द यूज करेंगे, हम बोलेंगे, तो वहाँ यह न रह जाए जो है संशय कि इसका अर्थ क्या हुआ या इनमें अंतर क्या है इन अधिकारों में और अन्य अधिकारों में। इसलिए अभी आर्टिकल ना शुरू करके हम फंडामेंटल राइट से रिलेटेड जो भी शब्दावलियाँ हैं उनको एक बार आपको हम डिलीवर करते हैं, समझाते हैं कि क्या मेजर डिफरेंस है फंडामेंटल राइट में और अन्य अधिकारों में जो है। तो आज हम फंडामेंटल राइट का सेकेंड पार्ट में देखेंगे विभिन्न शब्दावलियाँ कि मूल अधिकार क्या है, संवैधानिक अधिकार क्या है, कानूनी या सांविधिक अधिकार क्या है, नेचुरल राइट्स क्या है, प्राकृतिक अधिकार क्या है और मानवाधिकार क्या है। इन सभी अधिकार के बारे में हम समझते हुए फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम शुरू करेंगे प्रॉपर रूप से समानता का अधिकार। 6 जो हमारे फंडामेंटल राइट है उनको बारी बारी से हम एक एक लेक्चर में जो है, एक थोड़ा सा ये अच्छा टॉपिक है और यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना ज़्यादातर रहती है, इसलिए इसको गहराई से पढ़ते हुए डेप्थ में जाना है, जहाँ से किसी भी प्रकार की कोई संशय और कोई शब्द छूटने न पाए, जो एग्ज़ाम में आ जाए तो वहाँ ऐसा न लगे कि यह चीज़ें टच नहीं हुई हैं या कभी रिकॉल नहीं हुई हैं। तो फंडामेंटल राइट के सेकेंड पार्ट में हम देखते हैं कि क्या है मूल अधिकार। हम आपको बता चुके हैं कि वे अधिकार जो व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास सहित भौतिक और नैतिक विकास के लिए अपरिहार्य हो, जिन्हें संविधान के द्वारा विशेष संरक्षण प्राप्त हो, जिनका राज्य के द्वारा अतिक्रमण नहीं किया जा सकता है, जो संविधान के भाग 3 में आर्टिकल 12 से 35 तक वर्णित हैं, उल्लेखित हैं, उन्हें ही मौलिक अधिकार कहा जाता है। कुछ अभी इसके हम विशेष थोड़ा सा इम्पोर्टेंस, थोड़ी सी विशेषताएँ आपके सामने चर्चा करेंगे। आगे जब हम फंडामेंटल राइट पढ़ाएंगे तो बीच बीच में आर्टिकल जो भी चलता रहेगा उसमें क्या इसके महत्वपूर्ण प्रावधान हैं, क्या इसकी विशेषताएं हैं, क्या इसकी शक्तियां हैं, वो हर आर्टिकल में आपको मिलता रहेगा जो है। और जब फंडामेंटल राइट समाप्त हो जाएगा तो फंडामेंटल राइट की विशेषताएं, प्रासंगिकता, वर्तमान में इसका महत्व क्या है, हमारे लिए क्या महत्व है, नागरिकों के लिए क्या महत्व है और देश में इसका क्या योगदान है, वो सब हम देखेंगे। जब फंडामेंटल राइट पूरा कंप्लीट कर चुकेंगे तब इसके महत्व को हम समझेंगे जो है। आज हम देखते हैं कि मूल अधिकार क्या है। एक बार फिर से हम आपको रिकॉल करा देते हैं कि जो संविधान के भाग 3 में आर्टिकल 12 से 35 तक वर्णित है उसे फंडामेंटल राइट कहते हैं। मूल अधिकार वाद योग्य होता है, प्रवर्तनीय। इस शब्द का अर्थ हुआ कि इसके उल्लंघन होने पर आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट तथा आर्टिकल 226 के तहत उच्च न्यायालय जाया जा सकता है। अर्थात राज्य द्वारा इसका अतिक्रमण किए जाने पर या इसके विरुद्ध कानून बनाए जाने पर, इसके उल्लंघन किए जाने पर हम सर्वोच्च न्यायालय सीधे जा सकते हैं और आर्टिकल 226 का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय में भी जा सकते हैं जो है। इसका यही मतलब है कि वाद योग्य या प्रवर्तनीय है, अर्थात इसे राज्य के द्वारा जो है बाधित नहीं किया जा सकता है, अतिक्रमण नहीं किया जा सकता है। अगर आपके फंडामेंटल राइट का, नागरिकों के फंडामेंटल राइट का उल्लंघन होता है तो आर्टिकल 32 के तहत सीधे सर्वोच्च न्यायालय और आर्टिकल 226 के तहत
उच्च न्यायालय जाया जा सकता है। तमाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार यह प्रश्न किया गया है कि मूल अधिकार वाद योग्य है, प्रवर्तनीय है या गैर वाद योग्य है या गैर प्रवर्तनीय है। प्रवर्तनीय और वाद योग्य दोनों एक ही शब्द के अर्थ हैं, और कभी कभी जो है वाद योग्य रहता है ऑप्शन में, कहीं कहीं प्रवर्तनीय होता है। तो इस शब्द को, इस टर्मिनोलॉजी को आप याद रखिएगा। ये मूल अधिकार वाद योग्य होता है और प्रवर्तनीय होता है, अर्थात इसके उल्लंघन किए जाने पर, अतिक्रमण किए जाने पर सर्वोच्च न्यायालय जाया जा सकता है। यह राज्य के विरुद्ध प्राप्त अधिकार होते हैं। जो है यह राज्य के विरुद्ध हम आपको बताए हैं कि राज्य ऐसा कोई कानून नहीं बना सकता है, सरकार ऐसी कोई कानून नहीं बना सकती है जिसके द्वारा जो है इसका अतिक्रमण किया जाए। विशेष परिस्थितियों में लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए कहीं कहीं युक्त तर्क संगत सीमाएं लगाई जाती हैं इस पर। वह आगे के जब हम प्रावधान शुरू करेंगे आर्टिकल 14 से 12 से, तब वहाँ हम बताएंगे कि कहाँ कब सीमाएं लगाई जाती हैं और कब प्रतिबंधित किया जाता है फंडामेंटल राइट। यह निरपेक्ष और असीमित नहीं है, अर्थात फंडामेंटल राइट असीमित नहीं है कि आप जो नागरिक जो चाहे वो कर सकता है, ऐसा नहीं है। इसकी भी सीमाएं हैं, ये एक सीमित दायरे में है। ऐसा नहीं है कि ये असीमित है, कुछ भी जो है फंडामेंटल राइट हो सकता है, ऐसा नहीं है। जो है अगर हम ऐसा कोई काम नहीं कर सकते हैं जो किसी अन्य के अधिकारों को जो बाधित करे या उसका अतिक्रमण हो। जैसे हमारा राइट्स है कि हम तेज आवाज़ में संगीत सुने या ट्रेन में तेज आवाज़ में संगीत सुने, लेकिन हमारा तो अधिकार है, एक नागरिक का अधिकार है कि वो तेज आवाज़ में संगीत सुन सकता है, लेकिन किसी और के अधिकार को बाधित किए बिना, किसी और के अधिकार का उल्लंघन किए बिना आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन औरों के अधिकारों का यहाँ अतिक्रमण होता है, इसलिए यहाँ सीमाएं लगाई जा सकती हैं। जो इसलिए यह निरपेक्ष और असीमित नहीं है फंडामेंटल राइट। आइए फंडामेंटल राइट के बाद हम देखते हैं संवैधानिक अधिकार क्या होता है। संवैधानिक अधिकार जो संविधान के भाग 3 के बाहर हो और संविधान में हो, संविधान प्रदत्त हो, उसे संवैधानिक अधिकार कहते हैं। जो भाग 3 में हो उसे तो मूल अधिकार कहा जाता है, और जो भाग 3 के बाहर संविधान में कहीं भी लिखा गया हो तो संवैधानिक अधिकार कहलाता है, अर्थात संविधान प्रदत्त हो, संविधान के द्वारा दिया गया हो तो उसे संवैधानिक अधिकार कहते हैं। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, जैसे 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को, मूल अधिकार को जो है खत्म करते हुए उसको संवैधानिक अथवा कानूनी अधिकार बनाया गया। उसे भाग 12 में आर्टिकल 300 में रखा गया संपत्ति के अधिकार को जो है। तो यह एक तरीके से संवैधानिक अधिकार हुआ और कानूनी अधिकार भी हुआ। संपत्ति का अधिकार संवैधानिक और कानूनी, लीगल राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स दोनों हैं। संवैधानिक अधिकार एक बार फिर से आप देख लीजिएगा, जो संविधान के भाग 3 के बाहर संविधान में कहीं भी वर्णित हो या उल्लेखित हो उसे संवैधानिक अधिकार कहा जाता है। संविधान प्रदत्त हो वह संवैधानिक अधिकार है। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं संपत्ति का अधिकार। संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन के द्वारा समाप्त करते हुए फंडामेंटल राइट से इसे आर्टिकल 300 में भाग 12 में रखते हुए संवैधानिक अधिकार और कानूनी अधिकार बनाया गया। इसे दोनों रूपों में कहा जा सकता है, यह लीगल राइट्स और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स दोनों हैं। अगले टॉपिक में हम देखेंगे कानूनी अधिकार या सांविधिक अधिकार क्या होता है। संवैधानिक अधिकार और सांविधिक अधिकार दोनों में डिफरेंस है, मेरा डिफरेंस है। जो संविधान में प्रदत्त हो पहले से उसे संवैधानिक अधिकार कहा जाता है, लेकिन जो संसद के कानून के द्वारा बनाया गया हो, जो भी कानून या नियम या अधिकार, उसे सांविधिक अधिकार कहते हैं। जो संसद के द्वारा बनाया गया हो, अर्थात जो संविधान में पहले से न रहा हो, बाद में संसद के द्वारा उसे बनाकर जो है एक एक्ट या अधिनियम पारित करके संविधान में जोड़ा गया हो, उसे जो है सांविधिक या कानूनी, लीगल राइट्स कहते हैं। जैसे 61वें संविधान संशोधन 1988 के द्वारा 21 वर्ष से घटाकर जो मतदान करने की उम्र 18 वर्ष किया गया था। यह तमाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता रहता है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा मतदान की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई। मतदान चल रहा है लोकसभा का, यह प्रश्न पूछा जा सकता है कहीं भी
21 संविधान संशोधन के द्वारा जो है जो मतदान की उम्र थी वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई। 61वें संविधान संशोधन 1988 के द्वारा इसे 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया। यह लीगल राइट्स है, सांविधिक अधिकार है, अर्थात यह संसद की देन है। जो संसद के द्वारा बनाया गया कानून है उसे सांविधिक या कानूनी लीगल राइट्स कहा जाता है। आगे में हम देखेंगे कि प्राकृतिक अधिकार नेचुरल राइट्स क्या होता है। नेचुरल राइट्स जन्म से ही व्यक्ति को प्राप्त होता है। जैसे ही वह जो है इस पृथ्वी पर जन्म लेता है उसे यह राइट्स अपरिहार्य रूप से स्वतः मिले होते हैं। प्रकृति के द्वारा प्रदत्त अधिकार जो होते हैं उसे प्राकृतिक अधिकार नेचुरल राइट्स कहा जाता है। एक बार यह यूपीएससी के एग्जाम में पूछा गया था कि प्राकृतिक अधिकार में कौन कौन सा शब्द या कौन कौन से अधिकार शामिल होते हैं, कौन कौन से डायमेंशन शामिल होते हैं। लमसम 2022 या 23 की एग्जाम में यह पूछा गया था कि प्राकृतिक अधिकार में नेचुरल राइट्स में कौन कौन से अधिकार शामिल होते हैं। आप देख सकते हैं जीवन का अधिकार शामिल होता है, स्वतंत्रता का अधिकार शामिल होता है और संपत्ति का अधिकार भी शामिल होता है। आप संपत्ति अर्जित कर सकते हैं, राज्य आपको मना ही नहीं करता है, लेकिन एक लीगल रूप में, लीगल राइट्स के रूप में आप उसको इनकम टैक्स दीजिए, आप जितनी चाहे उतनी संपत्ति अर्जित कर सकते हैं, लेकिन कानूनी अधिकार के दायरे में एक इनकम टैक्स अदा करते हुए। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को जन्म से अधिकार होता है कि वह संपत्ति का अर्जन कर सके, वैध रूप में, लीगल रूप में कर सके। तो यह अनुल्लंघनीय होता है। अनुल्लंघनीय मतलब राज्य द्वारा अतिक्रमण नहीं किया जा सकता है। आप ऐसे भी देख सकते हैं कि राज्य द्वारा ऐसा कोई कानून नहीं बनाया जा सकता जो संपत्ति के अर्जन में व्यवधान पारित करे या व्यवधान करे। हाँ, आप लीगल राइट्स के तरीके से संपत्ति का अर्जन करें। ये सार्वभौमिक होते हैं, अर्थात ये सभी के लिए अधिकार होते हैं। संसार में यह अधिकार सबके लिए होते हैं जो एक मनुष्य मात्र होने के नाते प्राप्त होते हैं और जन्म से प्राप्त होते हैं। इस अधिकार को नेचुरल राइट्स या प्राकृतिक अधिकार कहते हैं। प्राकृतिक अधिकार प्रकृति द्वारा प्रदत्त अधिकार होता है जिसमें जीवन का अधिकार शामिल होता है, स्वतंत्रता का अधिकार शामिल होता है और संपत्ति का अधिकार शामिल होता है। यही पॉइंट वहाँ दिया था कि संपत्ति का अधिकार भी क्या नेचुरल राइट्स में शामिल है। तो यही संशय पैदा करता है कि संपत्ति का अधिकार तो कानूनी राइट्स है, फिर ये नेचुरल राइट्स में कैसे आ गया। यह ऑप्शन था, यूपीएससी के एग्जाम में ही पूछा गया था प्रश्न कि प्राकृतिक अधिकार में कौन कौन से अधिकार शामिल हैं। तो संपत्ति का अधिकार शामिल है, जीवन का अधिकार शामिल है और स्वतंत्रता का अधिकार शामिल है। यह अनुल्लंघनीय होते हैं, राज्य द्वारा इनका अतिक्रमण नहीं किया जा सकता है। ये सार्वभौमिक होते हैं, अर्थात यह सभी के लिए होते हैं, यूनिवर्सल होते हैं प्राकृतिक अधिकार। आइए प्राकृतिक अधिकार से मिलता जुलता हम मानवाधिकार की तरफ जाते हैं। दरअसल मानवाधिकार का जो कंसेप्ट आया वह प्राकृतिक अधिकार के संदर्भ में भी आया, क्योंकि धीरे धीरे जैसे आधुनिकीकरण का दौर आया, लोग यह बात मानने के लिए जो है तैयार नहीं थे कि प्रकृति के द्वारा भी कोई अधिकार मिला है। ऐसा जो है कोई ऐसा माना ही नहीं कि नेचुरल के द्वारा भी, प्रकृति के द्वारा भी कुछ हमें अधिकार मिले हैं। इसलिए मानवाधिकार बनाया गया। मानवाधिकार 10 दिसंबर 1948 को यूएन के द्वारा मानवाधिकारों का एक सार्वभौमिक घोषणा पत्र जारी किया गया कि क्या क्या राइट्स मानवाधिकार के हो सकते हैं। यूनाइटेड नेशन के द्वारा जो है मानवाधिकार कैसे कहते हैं, मानव मात्र होने के नाते प्राप्त प्रत्येक मनुष्य को प्राप्त अधिकार जो गरिमामय जीवन जीने के लिए अपरिहार्य हो, आवश्यक हो, गरिमामय जीवन, गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए जो जरूरी हो, उसे मानवाधिकार कहा जाता है। यूएन द्वारा इसका संरक्षण किया जाता है। यूनाइटेड नेशन द्वारा सभी राज्य में राष्ट्र की मानवाधिकार आयोग होता है, देश का, राज्यों का भी मानवाधिकार आयोग होता है, जो यह देखता है कि कहीं भी किसी भी व्यक्ति के मानवाधिकार का उल्लंघन न किया जा सके। हाल में ही यूक्रेन और रशिया के युद्ध में इन मानवाधिकारों का यूएन द्वारा रक्षा नहीं किया जा सका। मानवाधिकारों की घोर जो है अपमान हुआ। आप देख सकते हैं कि लगभग यूक्रेन और रशिया के युद्ध में लगभग 100 मिलियन लोग पलायन किए, जो शरणार्थी इधर से उधर हुए, अन्य देशों में जाके बस रहे हैं।
जो है यह प्रासंगिकता आने वाले यूपीएससी के एग्जाम में पूछा जाएगा क्वेश्चन मेंस में, और कमीशन के एग्जाम में भी स्टेट पीसीएस के जब भी मेंस का पेपर होगा इस साल 2024 में, यह प्रश्न रहेगा कि क्या वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रासंगिकता गैर प्रवर्तनीय रह गई या अप्रासंगिक हो गया आज के बदलते दौर में। यह प्रश्न जैसे ही हम यह टॉपिक कंप्लीट करेंगे फंडामेंटल राइट, और आने वाले समय में जब नज़दीक रहेगा यूपीपीसीएस का एग्जाम तो हम मेंस की एक सीरीज शुरू करेंगे, उनमें यह सब डायमेंशन कवर करेंगे कि कहाँ से और यहाँ से प्रश्न आना अनिवार्य है, क्योंकि मानवाधिकार 10 दिसंबर 1948 को शुरू किया गया था यूनाइटेड नेशन के द्वारा। एक सार्वभौमिक घोषणा पत्र जारी किया गया था कि क्या क्या अधिकार हुए। अभी 10 दिसंबर 2023 को इसकी 75वीं वर्षगांठ मनाई गई। जब भी किसी का 50, 75 या 100 कंप्लीट होता है वहाँ से प्रश्न आना अनिवार्य है। इस बार मानवाधिकार से प्रश्न जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में होंगे इस बीच में इस वर्ष, वहाँ यहाँ से क्वेश्चन आना तय है लगभग। या तो यूनाइटेड नेशन की का गठन पूछ लेगा वो, या पूछ लेगा कि यूएन में परमानेंट मेंबर कौन से हैं। यह सब टॉपिक आप अन्य किसी भी मैगजीन से कवर कर सकते हैं। जो है यह संगठन इस समय बहुत प्रासंगिक है और इसकी अप्रासंगिकता के दौर में यहाँ से प्रश्न आना तय है बिल्कुल। आइए देखते हैं कि मानवाधिकार में रखा क्या किया गया है। सभी मनुष्य गरिमा और अधिकारों के मामले में जन्म से स्वतंत्र हैं। अर्थात मानवाधिकार कह रहा है कि सभी मनुष्य गरिमामय जीवन जीने के लिए अधिकारों के मामले में जन्म से स्वतंत्र हैं। यह अधिकार उनसे कोई छीन नहीं सकता है। किसी भी व्यक्ति को दासता या पराधीनता में नहीं रखा जा सकता है। अर्थात किसी भी व्यक्ति को गुलामी या दासता की तौर पे स्वरूप में नहीं रखा जा सकता है। कोई भी व्यक्ति को दास नहीं बनाया जा सकता है, ना ही उसे पराधीनता के स्वभाव में रखा जा सकता है। कानून के समक्ष सभी समान हैं। अर्थात वित्त के समक्ष समता की बात यह कह रहा है कि कानून के समक्ष सभी समान हैं। किसी को मनमाने तरीके से गिरफ्तार या निर्वासित नहीं किया जा सकता है मानवाधिकारों के द्वारा। आप देखते होंगे आने वाले न्यूज़पेपर में हमेशा यह बात उठती रहती है कि जो भी रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है या इजराइल गाजा का युद्ध चल रहा था, उसमें यह बात रखी जा रही है कि क्या यूनाइटेड नेशन अप्रासंगिक हो गया है, क्यों नहीं इस बात पे टिप्पणी कर रहा है। लेकिन यूनाइटेड नेशन विफल है या सफल है, यह एक मेंस का डिबेट हो जाएगा, मुद्दा हो जाएगा, उसको भी हम आपको बताएंगे। लेकिन यहाँ देखिए कि 2023 में जो मानवाधिकार का थीम रखी गई है वो गरिमा रखा गया है कि सभी को गरिमामय जीवन हो, सभी को स्वतंत्रता प्राप्त हो, सभी के लिए न्याय सुगम हो। यह 2023 के मानवाधिकार की थीम रखी गई है। नहीं कुछ पूछेगा तो 2023 में एक थीम पूछ सकता है। जो है अभी जो पीसीएस का एग्जाम आएगा यूपीएससी में तो इतना मतलब इजीली प्रश्न नहीं पूछेगा, क्योंकि जब वो पूछेगा तो बहुत डेप्थ में जाके, तो पीसीएस के लिहाज से या फिर यूपीएससी में भी कि 2023 में क्या थीम थी ये पीसीएस में पूछ सकता है। कि जो सार्वभौमिक घोषणा पत्र था मानवाधिकारों का यूनाइटेड नेशन के द्वारा जो 10 दिसंबर 1948 को जारी किया गया था, उसका जब 75वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है तो उसकी थीम क्या है। गरिमामय जीवन, स्वतंत्रता सभी व्यक्ति को प्राप्त हो और न्याय सभी तक सुगम हो, यह 2023 की थीम है। 10 दिसंबर 1948 को यह यूएन के द्वारा जारी किया गया था घोषणा पत्र कि क्या क्या अधिकार मानवाधिकार के अंतर्गत आते हैं। जो मानव मात्र होने के नाते प्राप्त होते हैं मनुष्य के अधिकार, वह मानवाधिकार कहा जाता है। जो गरिमामय पूर्ण जीवन जीने के लिए आवश्यक हो वह मानवाधिकार कहा जाएगा। एक बार आप फिर से देख लीजिए, इन टॉपिक के छोटी छोटी शब्दावलियां हैं, लेकिन इनका अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंस है, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। कहीं ना कहीं इस चीज़ को हम स्किप कर सकते थे कि डायरेक्ट वहाँ से फंडामेंटल राइट के आर्टिकल से पहुँच जाए, लेकिन बीच बीच में इन शब्दावलियों का प्रयोग होता रहेगा। इसलिए एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आप इन टर्मिनोलॉजी का कंसेप्ट जाने रखिए कि मूल अधिकार क्या है, संवैधानिक अधिकार क्या है, कानूनी अधिकार क्या है, सांविधिक अधिकार, कानूनी या सांविधिक अधिकार, नेचुरल राइट्स क्या है। नेचुरल राइट्स में ये तीनों डायमेंशन पूछा गया है एक बार यूपीएससी के एग्जाम में। नेचुरल राइट्स में क्या क्या शामिल होते हैं, इसको जरूर से आप नोट कर लीजिए। और मानवाधिकार क्या है, 10 दिसंबर 1948 के द्वारा यूएन के द्वारा घोषणा पत्र जारी किया गया था। 2023 में
10 दिसंबर 2023 को इसकी 75वीं वर्षगांठ मनाई गई। इस लिहाज से यह बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है। इसलिए आप यूनाइटेड नेशन के बारे में, और हाल में रशिया यूक्रेन युद्ध, इजराइल गाजा का युद्ध चल रहा है और यूनाइटेड नेशन मूक बन के शांति से देख रहा है सब कुछ, इसलिए यह अप्रासंगिकता के दौर में यहाँ से प्रश्न आना अनिवार्य है। एक बार आप यूनाइटेड नेशन के बारे में जरूर यहाँ से देखिए, जो है आप एक बार देख लीजिए, मौलिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार, कानूनी अधिकार, प्राकृतिक अधिकार और मानवाधिकार। अधिकारों की इस चरण में अभी एक टॉपिक और बाकी है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम 3 और अधिकारों के चरण को आपको बताते हैं। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि इसको अभी हम डिलीट करके फिर अभी एक अधिकारों के चरण में अभी 2-3 शब्द और बचे हुए हैं, उसको आज ही हम समाप्त करते हुए कल के लेक्चर में जैसे कि फंडामेंटल राइट प्रॉपर रूप से शुरू किया जा सके। एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्रॉपर रूप में, जैसे कि जरूरत पड़े तो आप इसको नोट कर लीजिए। अब आगे के लेक्चर में हम आपको प्रॉपर रूप से फंडामेंटल राइट आर्टिकल 12 से 35 तक लेकर चलेंगे। कल हम शुरू करेंगे कि 6 टाइप्स के जो फंडामेंटल राइट्स थे, स्वतंत्रता, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, यह सब जितने भी 6 थे। और एक हम आपको बता चुके हैं कि संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से उन्मूलन किया जा चुका है 44वें संविधान संशोधन के द्वारा, उसे आर्टिकल 300 में रखा गया है। जो है अब हम कल से एक प्रॉपर रूप में आपके सामने लेकर आएंगे एक कड़ी, जिसमें क्रमबद्ध तरीके से सभी आर्टिकल 12 से 35 तक की व्याख्या करेंगे। तब तक के लिए अगर हमारा कंटेंट ओरिएंटेड लगे, एग्जाम ओरिएंटेड हो, आपको कहीं कुछ कमी नज़र आए या कोई संशय नज़र आए तो हमें कमेंट के माध्यम से अवगत कराएं, जिससे कि हम उसमें संशोधन, मॉडिफिकेशन करके आप तक उचित एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट प्रोवाइड कर सकें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।